मार्केट में ये मिथ चलता है कि क्रीम लगाने से इंसान गोरा हो जाता है। अभी मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स भी ये क्लेम करते हैं कि आप ये क्रीम यूज़ करो और आपकी स्किन टोन में सुधार आएगा, और आप इवन कुछ क्रीम्स तो ये क्लेम करते हैं कि आप गोरे हो जाओगे। तो क्या सच है इसका? एक्चुअली गोरे एंड काला ये बहुत सालों से चलते आ रहा है एंड बट ऐसा कोई कॉस्मेटिक सॉल्यूशन है परमानेंट कि अगर किसी को गोरा होना है कि नहीं मेरे को तो होना ही है? सेकंड, ये काफ़ी सारे क्लेम सेलिब्रिटीज़ करते हैं कि वाटर इंटेक करने से स्किन में ग्लो आता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। योगा वाले भी बोलते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो एक्चुअल में वाटर इंटेक से फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन टोन में? स्किन टोन में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्किन का तो एवरेज कोई नंबर्स है कि इतने लीटर पानी मैंडेटरी है या फिर ज़रूरी है? जैसे ही पानी पीना स्टार्ट किया बहुत सारी चीज़ें उनकी रिजॉल्व होने लग जाती है। स्किन इशूज़, मुल्तानी मिट्टी अगर आप लगाते हो तो आपकी जो ऑयली स्किन है उसका ऑयल कंट्रोल कर लेते हैं। जो नुस्खे हैं वो हर कोई अपनी स्किन पे लगाना चाहता है, होम रेमेडीज़, लेकिन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नुस्खे यूज़ करने चाहिए। स्पेशली इंडिया के टीनेजर्स को कोरिया की जो स्किन रूटीन है वो बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, 4 लेयर 5 लेयर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आदिवासी हेयर ऑयल करके ऐसे काफ़ी सारे हैं जो क्लेम करते हैं कि आपका हेयर फॉल परमानेंट रोक सकते हैं। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बस वही चीज़ हो गई, कुछ टाइम तक आप कंट्रोल कर लोगे लेकिन बाद में नहीं हो पाएगा। तो आजकल मार्केट में चलता है कि लेज़र से हेयर रिमूव करवाना, उसके ट्रीटमेंट से कैंसर हो जाता है या स्किन को नुकसान होता है। रोज़ पूछते हैं पेशेंट, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि नुकसान क्या है। नुकसान बस इतना ही हो जाता है कि नॉर्मल एक हेल्दी रूटीन क्या होना चाहिए स्किन का, नॉर्मल इंसान फॉलो कर सकता है? एक नॉर्मल स्किन रूटीन जो है उसमें एक आपका। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रियंका चौधरी से, जो एक क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सेलिब्रिटी स्किन केयर रूटीन के बारे में, लेजर ट्रीटमेंट जैसे कई सारे ऐसे सवाल जो हर इंसान जानना चाहता है। तो मिलते हैं डॉक्टर प्रियंका चौधरी से। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका। तो एक छोटा सा इंट्रो हमारे व्यूअर्स के लिए आपका अगर देना चाहेंगे तो। मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ और मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मेरा खुद का एक क्लिनिक है स्किन एंड सोल एस्थेटिक्स के नाम से। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं। मार्केट में ये मिथ चलता है कि क्रीम लगाने से इंसान गोरा हो जाता है। अभी मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स भी ये क्लेम करते हैं कि आप ये क्रीम यूज़ करो और आपकी स्किन टोन में सुधार आएगा, और आप इवन कुछ क्रीम्स तो ये क्लेम करते हैं कि आप गोरे हो जाओगे। तो क्या सच है इसका? एक्चुअली गोरे एंड काला ये बहुत सालों से चलते आ रहा है एंड इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। सबका अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन कलर है। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को समझाते हैं वही होता है कि आपका ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, हेल्दी स्किन होनी चाहिए, फिर चाहे वो डस्ट की स्किन है चाहे गोरी स्किन है, ठीक है। और जो क्रीम्स ये क्लेम कर रही हैं गोरा बनाने वाली, वो सालों साल से चल रही हैं, बट कोई गोरा नहीं हुआ उनको लगा के आज तक। तो जो हमारा मोटिव रहता है वो रहता है कि आपका जो पिगमेंटेशन है या टैनिंग है या कोई स्किन इश्यूज हैं तो वो क्लियर हो जाएं और आपको हेल्दी ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन मिले। तो यस, टैनिंग वैनिंग हटती है तो आप एक आध शेड लाइट हो जाते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हो, बट आप होते हो। एंड यस, बेटर है कि वाइटनिंग क्रीम जो बोल रहे हैं वो वाइटनिंग क्रीम आपके पिगमेंटेशन को दूर कर रहा है, बजाय कि आपका जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन है उसको चेंज कर रहा है। तो गोरे होने की तरफ मत भागिए, अपनी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाइए। बट ऐसा कोई कॉस्मेटिक सॉल्यूशन है परमानेंट कि अगर किसी को गोरा होना है कि नहीं मेरे को तो होना ही है? नहीं, वो तो सजेस्ट ही नहीं करते ऐसा गोरा होने का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन। लाइक कुछ सेलिब्रिटीज जो है, लाइक प्रियंका चोपड़ा है, माइकल जैक्सन है, उन्होंने भी काफ़ी ट्रीटमेंट, तो वो क्या ट्रीटमेंट थे? शायद वो बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स है, और अगर आप बहुत रेगुलरली फॉलोअप्स करते हो, जैसे कि लेज़र टोनिंग्स हो गई हैं या ग्लूटाथियोन आईवी इंजेक्शंस हो गए हैं, तो वो आपको 1-2 शेड लाइटर आपकी स्किन कर देते हैं, बट आपको उनको बहुत रिलीजियसली फॉलो करना पड़ता है। हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट्स है एंड सबको ऐसे लगता है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा। बट हाँ, ठीक है, अगर आपकी शादी है, आप ब्राइड हो, तो आप कुछ टाइम के लिए उसको फॉलो करके अपने आप को बेस्ट ब्राइड बन सकते हो। सेकंड, ये काफ़ी सारे क्लेम सेलिब्रिटीज़ करते हैं कि वाटर इंटेक करने से स्किन में ग्लो आता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। योगा वाले भी बोलते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो एक्चुअल में वाटर इंटेक से फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन टोन में? स्किन टोन में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो स्किन का प्लम्पनेस है उसमें फ़र्क पड़ता है एक्चुअली। कि अगर आप पानी पीते हो, आपकी स्किन हाइड्रेटेड होती है तो आपकी स्किन प्लम्प दिखती है, ठीक है। स्किन की जो लेयर्स हैं उनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी को रोक के रखते हैं, होल्ड रखते हैं और आपकी स्किन को प्लम्प महसूस करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेटेड और डल होकर स्किन आपकी रिंकली हो जाएगी, बहुत जल्दी रिंकल्स दिखने लगेंगे, ठीक है। और आपकी स्किन ड्राई फील करेगी।
तो हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरनल हाइड्रेशन जो होता है वो फर्स्ट पानी से ही होता है। पानी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ठीक है। आपका वेट लॉस है या जो भी आपकी डाइट चल रही है, उन सब में भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग में। तो पानी तो पीना बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज कोई नंबर्स है कि इतने लीटर पानी मैंडेटरी है या फिर ज़रूरी है कि एवरेज? हाँ, 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर या 3 लीटर्स ऑफ वाटर मिनिमम है, सबको पीना ही चाहिए। अपना बॉटल अलग से रखें भर के, 3 बॉटल तो हमें पीना ही पीना है, इतना मस्ट है। अगर बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं कि पानी नहीं पीते तो बहुत डल डिहाइड्रेटेड स्किन होती है, और जैसे ही पानी पीना स्टार्ट किया बहुत सारी चीज़ें उनकी रिजॉल्व होने लग जाती है। स्किन इश्यूज़ बॉडी से भी रिलेटेड होते हैं ना, स्किन इश्यूज़, तो अंदर से अगर आप हेल्दी होगे तो आपकी स्किन पे वो चीज़ दिखेगी। कहीं ना कहीं ये भी सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि कहीं फास्ट फूड असर करता है या फिर बाहर का या फिर ज़्यादा ऑयली फूड, तो ये कितना इम्पैक्ट डालता है आपकी स्किन पे? बस वही हो गया ना, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका अंदर से डाइजेशन इम्प्रूव नहीं है, आपका अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो ये सब चीज़ें आपको एक्ने देंगे, फिर एक्ने स्कार्स छोड़ेंगे, आपका पिगमेंटेशन होगा और हेल्दी स्किन आपको नहीं मिलने वाली ये सब खाने से। तो इनसे बचना ज़रूरी है। ओके। दादी नानी बोलती है मुल्तानी मिट्टी लगाओ, हल्दी का लेप करो, क्या एक्चुअल में ये सारी चीज़ें काम करती है अपनी स्किन को और बेटर बनाने के लिए, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? नहीं, मिथ तो नहीं कह सकते। पुराने टाइम में तो ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल थी जो आज हमें इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो हल्दी वगैरह जो है ये जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो आपका जो भी स्किन इन्फेक्शंस हैं, फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, तो उनको थोड़ा कम तो करता ही है फॉर श्योर। और लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ कितनी है उसका भी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी उसको लेके। बट हाँ, आपका मुल्तानी मिट्टी अगर आप लगाते हो तो आपकी जो ऑयली स्किन है उसका ऑयल कंट्रोल कर लेता है, सीबम कंट्रोल कर लेता है। तो जो एक्ने प्रोन स्किन है उनके लिए मुल्तानी मिट्टी इज़ गुड, बट नॉट फॉर एवरीवन। बस दिक्कत यही हो जाती है कि जो नुस्खे हैं वो हर कोई अपनी स्किन पे लगाना चाहता है, होम रेमेडीज़, लेकिन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नुस्खे यूज़ करने चाहिए। अगर किसी ने कह दिया कि दही लगाना चाहिए आपको, तो दही इज़ नॉट सुटेबल फॉर एवरी स्किन। हर तरह की लोग की अलग अलग स्किन है, तो हम हर रेमेडी भी हर स्किन को नहीं लगा सकते। तो बस उस चीज़ का ध्यान रख के आपकी जो भी सूटेबल आपकी स्किन की एक होम रेमेडी हो सकती है, आप उसी को पकड़ के रखें, उसी को फॉलो करते रहे रिलीजियसली, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं घर पे। ओके। कई सारे टीनेजर्स में देखा गया डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम, तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर इसको रोका जा सकता है? टीनेजर्स का तो अब सबको ही पता है कि टीनेजर्स में डार्क सर्कल्स क्यों देखने मिल रहे हैं। फर्स्ट इज स्टडी पैटर्न्स जो उनके, अभी स्टडीज़ अगर कर रहे हैं बच्चे तो लेट नाइट स्टडीज़ हो रही है, स्लीप पैटर्न चेंज हुए हैं, ज़्यादा मोबाइल देखना, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो उसकी वजह से ही ज़्यादा है। थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी रोल प्ले कर रही है बच्चों में, स्पेशली टीनेजर्स में। तो उसमें हम वही कर सकते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हम लोग बढ़ाएं या खाने पीने का माँ बाप ध्यान रखें थोड़ा। और बच्चों में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते टीनेजर्स को, क्योंकि टीनेजर्स इन सब चीज़ों से फ़िलहाल दूर रहे तो बेटर है। और पोस्ट 16-17 वो अपना ये रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, सनस्क्रीन वो रिलीजियसली रेगुलरली रोज़ लगा सकते हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ों से आपको छुटकारा दिला सकता है, स्पेशली टैनिंग एंड जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और अंडर आई क्रीम्स अगर कुछ लगाना चाहते हैं टीनेजर्स, तो विटामिन सी जो है वो ठीक रोल प्ले कर लेता है। विटामिन सी बेस्ड जो भी अंडर आई रोल ऑन्स है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सनस्क्रीन की बात की, तो सनस्क्रीन लाइक सिर्फ धूप में लगानी चाहिए या फिर कहीं और भी उसका नॉर्मली एज अ डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं? सनस्क्रीन तो डेली ही लगाना है, धूप है नहीं है, आप रूम में हो, आप ऑफिस में हो, आप बाहर फील्ड में हो, तो सनस्क्रीन तो एक बार तो डेली लगाना ही ज़रूरी है सब लोगों के लिए। और सनस्क्रीन बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहा है, आपको एंटी एजिंग रोल भी हो रहा है उसका, आपको यूवी रेस से भी बचा रहा है, आपको पिगमेंटेशन से बचा रहा है। तो सनस्क्रीन तो रोज़ लगाना है डेली। आप घर में हो, हाउसवाइफ हो, आप घर में काम कर रहे हो किचन में, वो हीट भी आपको पिगमेंटेशन को वर्स्ट करती है, तो उस दौरान भी आप अगर सनस्क्रीन लगा लेते हो तो आप थोड़े से बचे रहोगे वापस से रिलैप्स होने के लिए पिगमेंटेशन का। और अगर आप बाहर जा रहे हो, आपका फील्ड जॉब है, तो मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपको सनस्क्रीन रिपीट करना पड़ेगा एवरी 2 to 3 आवर्स। इतना ही काम करेगा सनस्क्रीन। एंड फेस कवर, कैप जो आप कर सकते हो वो करना ज़रूरी है।
ओनली सनस्क्रीन पे डिपेंड नहीं कर सकते अगर आप फील्ड जॉब में हो। स्पेशली इंडिया के टीनेजर्स को कोरिया की जो स्किन रूटीन है वो बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, 4 लेयर 5 लेयर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहले भी बात हुई है अपनी कि कोरियन स्किन केयर जो है वो थोड़ा हाइड्रेटिंग है, सारे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं दे आर क्वाइट हाइड्रेटिंग। तो इंडिया का मौसम आप देख लो, एवर चेंजिंग है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी अचानक चिप गर्मी का मौसम आ रहा है, कभी सर्दी हुई, तो हम भी अभी समझ नहीं पा रहे कि सर्दी चल रही है गर्मी चल रही है, कैसा स्किन केयर रूटीन बनाए। तो वो है कि जो कोरियन स्किन केयर है थोड़ा सा हाइड्रेटिंग है, तो जिनकी ड्राई स्किन है उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कोरियन स्किन केयर से। बट हाँ, जिनका ऑयली स्किन है तो वो कोरियन जो स्किन केयर है उसमें से कुछ चीज़ें पिक कर सकते हैं, लाइक सेरम्स, जो उनके सेरम्स है, जो ऑयल कंट्रोल सेरम है, पिगमेंटेशन सेरम है, वो यूज़ कर सकते हैं, उनसे उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बट नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर एवरीवन। सही है। अब बात करते हैं हेयर केयर पे। तो सबसे पहली चीज़ जो लोगों के दिमाग में रहती है कि बालों को ऑयलिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो वीक में कितनी बार करना चाहिए, और ऑयलिंग करने के बाद क्या वॉश करना ज़रूरी है? ऑयलिंग बहुत ही वैसा टिपिकल सा इशू है कि जिन लोगों को बहुत अगर स्कैल्प में डैंड्रफ है और बिल्डअप होता है, ऑयली स्कैल्प है, तो उन लोगों को ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ऑयलिंग करना भी चाहते हैं तो आपने जस्ट ये बालों पे करें ताकि आपको कंडीशनिंग इफेक्ट मिले, बजाय कि स्कैल्प में ऑयल लगाने से। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा है आपकी हेयर ग्रोथ एंड हेयर को हेल्दी बनाने में। बट जब आप यंग एजेस में हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेरम्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लगा सकते, और अगर आप स्टाइलिंग वगैरह में जाते हो तो ऑयल डेफिनेटली आपको हेल्प कर रहा है आपके बालों को मेंटेन करने में। बट आफ्टर सर्टेन एज आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको डैंड्रफ है, आपको ग्रे हेयर हो रहा है, तब ऑयल इतना हेल्प नहीं कर पाएगा। तब आपको एक डॉक्टर रिकमेंडेड सेरम, मल्टीविटामिन्स कोई या ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स आपको लेने ही पड़ेंगे अपने बालों का ध्यान रखने के लिए। ऑयल आप डेफिनेटली करो, वीक में 2-3 बार आप कर सकते हो। बट जो लोग को एक्ने आते हैं मुंह पे, बैक पे, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए ऑयल लगाने से पहले या तो बहुत लाइट ऑयल लगाए या सेरम्स पे ही डिपेंड करें जिनमें अच्छी चीज़ें आती है। सेरम्स में ऐसा नहीं है कि आप ऑयल नहीं लगा रहे हो तो आप बालों को कुछ नहीं न्यूट्रिशन दे रहे हो, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले सकते हो, और पेप्टाइड बेस्ड सेरम आप डेली यूज़ में भी लगा सकते हो। लाइक काफ़ी सारे ब्रांड ऑयल क्लेम करते हैं कि वो उनका हेयर लॉस रोक सकते हैं। काफ़ी सारा भी एक पॉपुलर भी हुआ था आदिवासी हेयर ऑयल करके, ऐसे काफ़ी सारे हैं जो क्लेम करते हैं कि आपका हेयर फॉल परमानेंट रोक सकते हैं। तो क्या एक ऑयल हेयर लॉस को रोक सकता है या फिर इसका कुछ और भी सॉल्यूशन है हेयर लॉस का? एक्चुअली उनमें कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं जो हेल्प करते हैं अनडाउटेडली, जो बालों की ग्रोथ में या बालों को झड़ने से रोकने के लिए 5-10% रोल हो सकता है उनका। और हाँ, कुछ जो यंग लोग हैं जिनमें हेयर फॉल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो रहा है या हेयर केयर बराबर नहीं हो रही थी उस वजह से हो रहा, उनका रुक जाएगा हेयर फॉल। लेकिन इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बस वही चीज़ हो गई, कुछ टाइम तक आप कंट्रोल कर लोगे लेकिन बाद में नहीं हो पाएगा। और जो आजकल हेयर सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं उसमें भी साइक्लिकल थेरेपी ज़्यादा चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उसमें जो देसी चीज़ें, हर्ब्स हो गए, वो भी उन्होंने डाले ताकि बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी है तो वो पूरी हो और आपको हेयर फॉल में आपको रिलीफ मिले। तो थोड़ा बहुत रोल तो है उनका, ऐसा नहीं है, बट नॉट फॉर। बट लाइक हेयर ऑयल जो है वो मतलब स्किन के बाहरी सतह पे काम करता है, पर एक कुछ फूड इंटेक या फिर ऐसी कोई चीज़ें भी है जिससे अपन हेयर लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं? देयर इज अ लिस्ट ऑफ दोज फूड प्रोडक्ट्स जो आप कंज्यूम करेंगे। तो लाइक कुछ आप बताना चाहे 2-3 जो पॉपुलर फूड है? प्रोटीन्स हो गए, ओमेगा 3 हो गए, ठीक है। प्रोटीन्स में भी मोस्टली लोग वेजिटेरियंस है जो हमारे पास विजिट कर रहे, तो आप अगर आप अपना वेजिटेरियन डाइट में नहीं बहुत ज़्यादा कुछ कर पा रहे तो आप प्रोटीन पाउडर्स इनटेक स्टार्ट कर सकते हो कि प्रोटीन वगैरह। और पानी तो है ही, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम कभी डिटेल में बात कर सकते हैं। सही है। तो आजकल मार्केट में चलता है कि लेज़र से हेयर रिमूव करवाना, तो कई लोगों का मिथ होता है या सच है कि उससे, उसके ट्रीटमेंट से कैंसर हो जाता है या स्किन को नुकसान होता है। क्या सच में लेज़र इतना नुकसानदायक है स्किन के लिए या फिर ये सारे मिथ है? लेज़र हेयर रिमूवल नहीं, हम इसको लेज़र हेयर रिडक्शन बोलेंगे कि लेज़र जो है वो आपके बालों को कम कर देता है धीरे धीरे आफ्टर मल्टीपल सेटिंग्स, और बहुत ही थिन हो जाते हैं, कई बार रिमूव भी हो जाते हैं पूरे। और वो जो लेज़र है अभी नया तो नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, मशीन्स ज़रूर लेटेस्ट अपग्रेड होती रहती हैं, लेकिन बहुत सालों से चलता आ रहा है।
अभी तक ऐसी कोई स्टडीज सामने नहीं आई है कि वो कैंसर से रिलेट कर पाए हैं लेज़र हेयर रिमूवल को। बहुत ही सुपरफिशियल काम करता है जस्ट हेयर की रूट पर, और हेयर फॉलिकल तक ही वो लेज़र काम करता है। वो बना ही स्पेशली इसीलिए, डीपर पेनिट्रेशन उसका है ही नहीं कि वो कुछ और ट्रिगर कर सके चीज़ें। तो फिलहाल तक तो ऐसी स्टडीज़ नहीं है कि ये कोई आपके कैंसर को बढ़ा देगा या कैंसर आपकी बॉडी में बना देगा। रोज़ पूछते हैं पेशेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि नुकसान क्या है। नुकसान बस इतना ही हो जाता है कि पोस्ट लेज़र अगर आपने फेस पे करवाया है तो आपको अपना सन प्रोटेक्शन और वो उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी स्किन सेंसिटिव होती है 4-5 दिन के लिए। तो उस दौरान में अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी स्किन को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बस पिगमेंटेशन के चांसेस रहते हैं, वो भी अगर आपने ध्यान नहीं रखा है तो। अदरवाइज ऐसा कोई मेजर बीमारी नहीं होने वाली है लेज़र हेयर रिमूवल से। सही है। तो ये सवाल मेरे दोस्त का था, उसकी शादी कुछ टाइम बाद होने वाली है, तो क्या ट्रीटमेंट वो ले सकता है या फिर किन चीज़ों का ध्यान रख के वो अपनी स्किन को अच्छा ग्लोइंग कर सकता है शादी में? मतलब दूल्हा है तो एकदम अच्छा दिखना चाहिए उसको, तो क्या ट्रीटमेंट फॉलो करके वो अपनी स्किन टोन को और अच्छा कर सकता है? शादी कितने टाइम में है? सबसे मेजर इशू जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि शादी 1 हफ्ते बाद है और स्किन पे हमें बहुत सारी कंसर्न्स दिख रही होती है, एंड ब्राइड आके बोल रही है या ग्रूम आके बोल रहा है कि इसको ठीक कर दो, 1 हफ्ते बाद शादी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता है कि हम एकदम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम चाहिए होता है आपकी स्किन को वापस हील होने में आफ्टर प्रोसीजर्स। और इसमें फिर एक ही चीज़ हो पाती है कि आप अपना डाइट थोड़ा ठीक कर लें, अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो अच्छा बनवा लें कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके। प्लस आप लेज़र टोनिंग करवा सकते हैं, आप ग्लूटाथियोन आईवी इंजेक्शंस लगवा सकते हैं 1-2, और ऐड कर सकते हैं फेशियल मेडिफेशियल्स। उनसे आपको एक ग्लोइंग फेस तो मिल ही जाएगा टिल योर मैरिज। बट हाँ, अगर कुछ पिगमेंटेशन कंसर्न्स हैं या स्कार्स हैं या आपको हेयर रिमूवल करवाना था, तो वो चीज़ों में थोड़ा सा एक बैकफुट आ जाता है कि फिर वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं हो पाएंगे। उनके लिए फिर आपको पोस्ट शादी ही प्लान करना चाहिए। कुछ ये भी प्रॉब्लम देखी जा रही है कि लाइक शादी से 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करवाता है जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है या फिर आँख में कुछ इशू हो जाता है, तो वो क्या चीज़ होती है मैम? मोस्टली वही होता है कि ब्लीच करने से थोड़े से इश्यूज आते हैं स्किन में। हर किसी को नहीं सूट होता ब्लीच। तो अगर आप शादी से जस्ट पहले आपने कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए हैं या फ्रेंड्स रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए हैं, तो कुछ लोगों को देखने को मिले हैं ऐसे इश्यूज़। तो वो सेंसिटिविटी हो जाती है स्किन में, रेडनेस आ जाती है और डार्क लगने लग जाता है। तो उसको भी ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इंस्टेंटली वो ठीक नहीं हो पाती है चीज़ें। बट आप ऐसा करने से बचें, और पहले ही जब आपकी शादी प्लान होती है 2-3 महीने पहले आप जाके डॉक्टर से मिलिए और अपना स्किन के लिए स्किन केयर रूटीन बनवा लीजिए। और जो भी ट्रीटमेंट्स आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं फॉर योर स्किन टाइप एंड योर स्किन कंसर्न्स, उनको आप तभी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आप लास्ट में अगर लगता है कि नहीं अब ये हो गया है तो फिर वो मेडिकेशन से ही थोड़ा बहुत सेटल कर सकते हैं अपनी स्किन। नॉर्मल एक हेल्दी रूटीन क्या होना चाहिए स्किन का, नॉर्मल इंसान फॉलो कर सकता है? एक नॉर्मल स्किन रूटीन जो है उसमें एक आपका अच्छा फेस वॉश होना चाहिए। आपकी जैसी भी स्किन है, ड्राई है या सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है, तो उसके हिसाब से, या कॉम्बिनेशन स्किन है, एक अच्छा फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर दैट ऑल्सो विल बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, और एक सनस्क्रीन। तो मेजर इश्यूज जो रोज़ देखने मिलते हैं वो तो सनस्क्रीन का इशू आता है। तो सनस्क्रीन आप जिन भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं अपनी स्किन, उनसे रेकमेंड करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल हर स्किन टाइप के लिए हर वेदर के हिसाब से सनस्क्रीन अवेलेबल है। तो लोग जो सबसे पहले ड्रॉप करते हैं अपने स्किन के रूटीन में वो होता है सनस्क्रीन। तो वो नहीं करना है, सनस्क्रीन रेगुलर यूज़ करना है, और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अच्छा सनस्क्रीन ले सकते हैं और आपकी स्किन को परफेक्टली सूट होने वाला है। जो आपकी कंसर्न्स है, सनस्क्रीन लगा के ग्लो नहीं आता, वो भी मिलेगा। सही है। थैंक यू सो मच, काफ़ी कुछ जानने को मिला और हमारे व्यूअर्स को भी थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए गेस्ट और नए सवालों के साथ। धन्यवाद।